To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। अभी के जो है कालांश में इस वीडियो में हम जलवायु नियंत्रण के शेष बचे जो बिंदु हैं उसकी जानकारी जो है मेरे द्वारा आप तमाम लोगों की दी जाएगी। जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। अगले वीडियो में उन तमाम कारकों में से 3 बिंदु की चर्चा जो है कर दी गई थी। शेष बिंदु जो बचे हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको जानकारी जो है दी जा रही है। जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख जो चौथा बिंदु है वह बिंदु है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है। अगर हम मुंबई की तुलना अगर हम पटना से करें, अगर हम मुंबई का कंपेयर अगर हम पटना से करें तो आप सभी लोग जानते हैं यह जो मुंबई है यह मुंबई तटीय भूभाग पर स्थित है, अर्थात भारत के जो है पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है। वहीं अगर हम पटना की बात करें तो पटना समुद्र से जो है काफी दूरी पर स्थित है। मुंबई में जहां समशीतोष्ण जलवायु पड़ती है वहीं पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर महाद्वीपीय अवस्था जो है लागू रहती है। महाद्वीपीय अवस्था अर्थात जाड़े के दिनों में ज्यादा जाड़ा पड़ना एवं गर्मी के दिनों में जो है ज्यादा गर्मी पड़ना, यह प्रक्रिया जो है महाद्वीपीय अवस्था कहलाती है। अगर आप मुंबई की तुलना अगर पटना से करेंगे तो मुंबई में जहां समशीतोष्ण जलवायु सालों भर पड़ती है वहीं पर पटना में जो है हमेशा जलवायु में जो है परिवर्तन आता है। कभी भीषण गर्मी पड़ती है, कभी जो है मूसलाधार वर्षा होती है, कभी भीषण जाड़ा भी पड़ती है। तो महाद्वीपीय अवस्था जो है पटना के आसपास जो है ज्यादा बदलती है, लेकिन मुंबई में जो है यह प्रक्रिया जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो मुंबई में सालों भर समशीतोष्ण जलवायु है, यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादा जो है बेचैनी का अनुभव नहीं करते हैं, अर्थात ज्यादा जाड़ा गर्मी का अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन पटना के जो लोग हैं, पटना में रहने वाले जो लोग हैं, पटनेटी जो लोग हैं, यह ज्यादा जो है जलवायु और मौसम में परिवर्तन का अनुभव करते हैं, महाद्वीपीय अवस्था का ज्यादा जो परिवर्तन का अनुभव करते हैं। इसका प्रमुख रीजन है समुद्र से दूरी, अर्थात जो भी क्षेत्र समुद्र के आसपास है, चाहे वह भारत के पश्चिमी तट का एरिया हो या पूर्वी तट का एरिया हो, तो यह पूर्वी तट पर जो भी क्षेत्र अवस्थित है या जो भी राज्य अवस्थित है या पश्चिमी तट पर जो भी क्षेत्र अवस्थित है, यहाँ पर जो है जलवायु सालों भर जो है एक समान होती है। समशीतोष्ण जलवायु पड़ती है, मौसम जलवायु जो है बसाव के लिए अनुकूल होती है। इसका प्रमुख रीजन जो है 2 प्रकार के पवन तंत्र से जुड़ा है। एक जो है समुद्री समीर, एक जो है समुद्री समीर और दूसरा जो है स्थलीय समीर। दूसरा जो है स्थलीय समीर। वैसे तो यह समुद्री समीर और स्थलीय समीर मानसून, घाटी समीर, पर्वतीय समीर, यह तमाम जो है सामयिक पवन के अंतर्गत आता है। सामयिक पवन अर्थात वैसे पवन जो समय एवं वायु दाब के कारण उनकी दिशा में बदलाव आता है, उनकी दिशा में परिवर्तन आता है, अर्थात वैसी हवाएं जो अपनी दिशा समय एवं वायु दाब के कारण जो है परिवर्तित कर लेती है, वह बदलाव कर लेती है, वैसे पवन को जो है सामयिक पवन कहा जाता है। सामयिक पवन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानसूनी पवन हो सकता है, समुद्री समीर हो सकता है, स्थलीय समीर हो सकता है, घाटी समीर हो सकता है, पर्वतीय समीर होता है। तो समुद्र से दूरी में जो है या समुद्र से दूर जो भी स्थान होता है एवं समुद्र के पास जो क्षेत्र होता है
वहाँ जो जलवायु मौसम ज्यादा सुहावना होता है, ज्यादा जो है समशीतोष्ण होता है। इसका प्रमुख रीजन दो है, एक समुद्री समीर है और स्थलीय समीर है। अब यह समुद्री समीर क्या है, स्थलीय समीर क्या है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों का जो है जलवायु समशीतोष्ण होता है एवं आंतरिक भारत का जो आंतरिक हिस्सा है यहाँ पर जो है ज्यादा जलवायु और मौसम में विविधता देखने को मिलती है। इसका रीजन जो है समुद्री समीर और स्थलीय समीर में छिपा हुआ है। तो अब हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं, यह समुद्री समीर क्या है, स्थलीय समीर क्या है। बात करते हैं सूर्य के प्रकाश का। तो सूर्य का जो प्रकाश है वह सामान्य रूप से, सूर्य का प्रकाश जो सनलाइट है वह समान रूप से जलीय भूभाग पर पड़ता है और जो स्थलीय क्षेत्र पर भी पड़ता है। लेकिन पानी का स्वभाव है देर से गर्म होना, स्थल का स्वभाव है जल्द गर्म एवं जल्द ठंडा होना। पानी का स्वभाव है देर से गर्म होना एवं देर से ठंडा होना, वहीं स्थलीय जो क्षेत्र का स्वभाव है जल्द गर्म होना एवं जल्द ठंडा होना। हम बात करते हैं समुद्री समीर की, अर्थात समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवा को समुद्री समीर कहा जाता है। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवा को, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवा को समुद्री समीर कहा जाता है। और यह समुद्री समीर जो है रात में चलती है। यह समुद्री समीर जो है रात में चलती है। यह रात में इसलिए चलती है कि मान लिया जाए सूर्य जब उगा रहता है तो सूर्य उगा होने के कारण जो है यह भाग जो है जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन इसके बनिस्पत जो है यह भाग जो है देर से गर्म होता है। तो सूर्य जो है दिन में उगा होने के कारण यह भाग जो है गर्म रहता है। स्थलीय क्षेत्र गर्म होता है, इसलिए स्थलीय क्षेत्र पर जो है निम्न दाब की स्थिति होती है, लेकिन समुद्री क्षेत्र में जो है उच्च दाब की स्थिति होती है। दिन में स्थलीय क्षेत्र पर ज्यादा गर्मी होने के कारण, सूर्य के उदय होने के कारण यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति होती है और समुद्री एवं जलीय क्षेत्र में जो है उच्च दाब की स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पर जो है हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो समुद्री जो हवा है, समुद्री जो समीर है, वह समुद्री समीर जो है दिन में चला करती है, रात में नहीं होगा, बल्कि समुद्री समीर जो है दिन में चला करती है। एक बार और इसको समझेंगे। मान ले जाए यहाँ पर जो है सूर्य उगा हुआ है, सूर्य उगा होने के कारण इससे जो उष्मा आ रही है, यह स्थलीय क्षेत्र है, यह जो है यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ पर भी पड़ रहा है, लेकिन यह भाग जो है जल्दी गर्म हो जाता है, यह देर से गर्म होता है। जल्दी गर्म हो जाने के कारण स्थलीय क्षेत्र में जो है यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति जो है बनती है दिन में, और यहाँ पर जो है ठंडा ज्यादा होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इसलिए यह समुद्री जो समीर है दिन में चलती है। समुद्री समीर जो है दिन में चलने वाली समुद्र से स्थल की ओर हवा होती है। इसलिए तट के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिन में समुद्री समीर चलने के कारण जो है ठंड का एहसास होता है, उन्हें ज्यादा जो है गर्मी का जो है एहसास नहीं होती है। वही अगर हम दूसरी प्रक्रिया करें, स्थलीय समीर जो है, स्थलीय समीर जो है रात में चलने वाली हवा होती है। स्थलीय समीर जो है रात में चलने वाली हवा होती है। होता क्या है कि अगर सूर्य डूब जाता है, सूर्य सन जो है सनसेट हो जाते हैं, सूर्य अस्त हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो स्थलीय भूभाग है वह जल्द गर्म होना, जल्द ठंडा होने की प्रक्रिया से जो है प्रभावित है। पानी वाला जो क्षेत्र है, समुद्री जो क्षेत्र है, वह जो है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। सूर्य डूब चुका है, स्थल ठंडा हो चुका है। सूर्य डूब हो चुका है, स्थल क्षेत्र जो है ठंडा हो चुका है, इसलिए स्थलीय क्षेत्र में जो है उच्च दाब की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जब सूर्य डूबेगा तो यहाँ पर रात हो जाएगा। सूर्य जैसे ही अस्त होंगे, सूर्य जब डूबेंगे तो यह जो है अंधेरे के रूप में हो जाएगा, रात हो जाएगा, और यहाँ पर ज्यादा ठंडा होने के कारण जो है यह रात में स्थल से हवा जो है समुद्र की ओर चला करती है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र जो है रात में भी जो है सूर्य के अस्त हो जाने के बाद भी जो है
यह स्थलीय क्षेत्र की अपेक्षा जो समुद्री जो क्षेत्र है वह गर्म होता है, इसलिए स्थल से हवा जो है समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि सूर्य के अस्त हो जाने के बाद भी स्थल क्षेत्र जो है वह ठंड हो जाता है, इसलिए स्थलीय क्षेत्र में उच्च दाब बन जाता है। समुद्री क्षेत्र गर्म होने के कारण यहाँ पर जो है निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है, इसलिए स्थल से हवा जो है समुद्र की ओर चलती है और यह स्थलीय समीर जो है रात में चलती है। जहाँ समुद्री समीर दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, वही स्थलीय समीर जो है रात में चलती है और इस तरह से स्थल से जो है समुद्र की ओर चलती है। तो स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर के प्रभाव होने के कारण जो क्षेत्र तट के आसपास है, समुद्र के आसपास है, सागर के आसपास है, उस क्षेत्र में जो है हमेशा समशीतोष्ण मौसम बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम भारत के आंतरिक भागों में जाएंगे, यह जो समशीतोष्ण आप जलवायु देख रहे हैं, यह समुद्री समीर का जो प्रभाव देख रहे हैं, यह कमता जाता है। यही कारण है कि चाहे मुंबई का क्षेत्र हो, गोवा का क्षेत्र हो, कर्नाटक का क्षेत्र हो, यहाँ पर जो है समुद्री समीर स्थलीय समीर चलने के कारण यहाँ पर मौसम अनुकूल होता है, जलवायु अनुकूल होता है। लेकिन भारत के आंतरिक भागों में यह जो जलवायु की जो विषमता है, विविधता है, यह जो है ज्यादा पाई जाती है। इस तरह से जो है समुद्र से दूरी भी जो है जलवायु नियंत्रण को जो है प्रभावित करती है। अगला जो बिंदु है जलवायु नियंत्रण के तहत, अगला जो बिंदु है वह है महासागरीय धाराएं। जलवायु को प्रभावित करने वाले, जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाले जो पांचवा जो बिंदु है वह बिंदु है महासागरीय धाराएं। पांचवा जो प्रमुख बिंदु है वह महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी जो है जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है। आप सभी लोग जानते हैं कि महासागर अर्थात स्थल का वह भूखंड जहाँ सबसे ज्यादा विशाल स्वरूप में पानी संचित रहती है, वह भाग जो है महासागर कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का वैसा भूखंड जहाँ असीमित मात्रा में जल संचित रहती है, जलीय क्षेत्र जो है आच्छादित रहती है, वह भूभाग जो है महासागर कहलाता है। और महासागरों की स्थिति जो है पृथ्वी पर जो है 5 प्रकार की है। महासागर जो है 5 है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वहीं अगर हम दूसरा महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर है, तीसरा जो है हिंद महासागर है, चौथा आर्कटिक महासागर है और पांचवा जो है दक्षिणी महासागर है। इस तरह से पृथ्वी पर जो है 5 महासागर का अस्तित्व जो है मिलता है। इन महासागरों में 2 प्रकार की धाराएं चला करती है। कुछ धाराएं ठंडी होती है, कुछ धाराएं जो है गर्म जल धाराएं होती है। यह गर्म जल धाराएं क्या होती है, ठंडी जल धाराएं क्या होती है, इसका ताल्लुकात किस चीज से है, यहाँ पर जानकारी जो है दी जाएगी। महासागर में 2 प्रकार की धाराएं चलती है। एक जो है गर्म जल धाराएं होती है, गर्म जल धाराएं होती है। दूसरा जो है वह जो है ठंडी जो है जल धाराएं, ठंडी जो है जल धाराएं होती है। इस तरह से गर्म जल धाराएं एवं जो है ठंडी जो है जल धाराएं होती है। अगर कोई जल धाराएं स्थलीय क्षेत्र से प्रवाहित हो रहा है तो वह गर्म जल धारा होगा, और अगर कोई जल धाराएं जलीय क्षेत्र से या बर्फीले क्षेत्र से अगर प्रभावित हो रही है तो यह जो है ठंडी जल धाराएं होती है। तो गर्म जल धाराएं, जब कोई जल धारा स्थल से होकर के, स्थलीय भूभाग से होकर के प्रवाहित हो रहा है तो वह गर्म जल धारा होगा, और जब कोई जल धाराएं पानी वाले क्षेत्र से, बर्फीले क्षेत्र से जब वह प्रभावित होगी तो यह जो है ठंडी जल धाराएं कहलाएगी। और यह गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं अर्थात महासागरीय जल धाराएं जो है जलवायु को जो है नियंत्रित करती है, जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने का जो काम करती है। आप सभी लोग जानते हैं
कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है मछली का उत्पादन जो है, फिश का प्रोडक्शन जो है डॉगर बैंक एवं ग्रांट बैंक में किया जाता है। यह डॉगर बैंक जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास, ब्रिटेन के आसपास है। वहीं पर जो है प्रशांत महासागर में जापान के आसपास जो है ग्रांट बैंक है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत्स्य पाए जाने के कारण है जब यहाँ पर ठंडी जलधाराएं इस डॉगर बैंक एवं ग्रांट बैंक में जब ठंडी एवं गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है, ठंडी एवं गर्म जलधाराओं को आपस में मिलने के कारण कुहासा उत्पन्न होता है। यहाँ प्लैंक्टन नामक जो है पौधा पाया जाता है जिसको खाने के लिए मछलियां बड़े दूर से जो आती है। यही कारण है कि डॉगर बैंक एवं ग्रांट बैंक में विश्व के सबसे ज्यादा जो है मत्स्य का उत्पादन होता है, मछलियां पकड़ी जाती है, पाई जाती है। तो इस तरह से महासागरीय धाराएं जो है हमारे जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है। ठंडे मुल्कों एवं ठंडे क्षेत्र से आने वाली जो हवा होती है वह ठंडी होती है, जहाँ पर कार्य करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है एवं जलवायु हर प्रकार की जो है सुविधाएं मिलने के कारण वस्त्र उद्योग को ज्यादा विकसित होने का अवसर होता है। श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है एवं लोग स्वस्थ रहते हैं। वहीं गर्म क्षेत्रों से जो जलधाराएं आते हैं गर्मी लाती है, उष्णता लाती है, कार्य शैली एवं कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है, उद्योग धंधे एवं रोजगार को प्रभावित करती है। इस तरह से अगर हम देखें तो विश्व के जो भी विकसित राष्ट्र है वह ज्यादा से ज्यादा जो है ठंडी जलधाराओं के जो है आवेश में ठंडी जलधाराओं का जो है वहाँ प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को विकसित करने में वहाँ के लोगों का हाथ होता है और वहाँ लोगों का किस तरह का जो जीवन यापन होगा, कार्य शैली होगा, कार्य क्षमता होगा, उद्योग धंधे होंगे, यह जो है जलवायु नियंत्रण के तहत आती है। और यह जलवायु जो है ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के द्वारा भी जो है प्रभावित होती है। जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाला सबसे लास्ट जो बिंदु है वह बिंदु है उच्चावच लक्षण। सबसे अंतिम जो बिंदु है वह जो है उच्चावच जो है लक्षण, अर्थात प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारे जो ऊपर खावर, छोटे बड़े, ऊंच नीच जो बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, वह स्थलाकृतियां जो ऊपर नीचे हैं, ऊपर खावर हैं, छोटे एवं बड़े हैं, ऊंच नीच है, यह तमाम प्रकार के धरातल पर जो स्थलाकृति है यह प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी के धरातल पर तमाम प्रकार के छोटे बड़े, ऊपर खावर, ऊंच नीच जो स्थलाकृति है जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है वह उच्चावच होती है। और यह उच्चावच भी जो है हमारे जलवायु को जो है प्रभावित करती है। यह जो उच्चावच जो है वह हमारे जो है जलवायु को जो है प्रभावित करती है। अगर हम बात करें हिमालयन क्षेत्र का, तो यह उच्चावच के कारण ही जो है भारत के आंतरिक हिस्से एवं भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वह आज के स्वरूप में देखने को मिलता है। अगर भारत के उत्तर में अगर हिमालय पर्वत नहीं होता या हिमालय उच्चावच अगर नहीं होता तो भारत की जो आप वर्तमान में स्थिति देख रहे हैं, भारत का जो स्वरूप वर्तमान में देख रहे हैं वह देखने को नहीं मिलता। तो हिमालय भी जो है एक उच्चावच जो है आकृति है और यह हिमालय भारत के मौजूदा अस्तित्व को बनाए रखने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निर्वहन करती है। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत का जो अभी आप जो स्थिति देख रहे हैं वह अलग होता, अर्थात भारत जो है शीत मरुस्थल के रूप में तब्दील रहता। यह हिमालय होने के कारण ही जो है भारत में पर्याप्त जो है वर्षा होती है, क्योंकि यह हिमालय मानसूनी जलवायु को रोक करके जो है भारत के आंतरिक हिस्से में जो है अच्छी खासी मानसूनी जो है वर्षा कराती है, जिसके कारण बहुत सारे जो है कृषि कलाप जो है हमारे देश में होती है। अगर यह पर्वतीय इलाका अर्थात हिमालय अगर नहीं होता तो हिमालय के उत्तरी हिस्से से बहुत सारे दुश्मनों का जो है आक्रमण या प्रवेश हमारे देश में जो है आसानी से होता। इस तरह से हमारे देश की
सुरक्षा एवं संरक्षा जो है खतरे में पड़ जाती और हमेशा जो है दुश्मनों का आक्रमण जो है का भय बना रहता। इस तरह से जो है यह हिमालय का जो है एक और विशेषता होती है, अगर यह हिमालय नहीं होता तो बाहरी मुल्कों से एवं भारत के जो उत्तरी जो हिस्से हैं यहाँ से जो है दुश्मन के साथ साथ उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी एवं बर्फीली हवाएं भी जो है आसानी से हमारे देश में प्रवेश करती और हमारे देश के आंतरिक हिस्सों में बर्फ जो है चारों ओर फैला देती। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उच्चावत के रूप में एक हिमालय का योगदान जो हमारे देश के लिए बहुत है, चाहे वह वर्षा कराने में हो, प्राकृतिक प्रहरी के रूप में हो एवं ठंडी बर्फीली हवाओं को जो है रोकने का काम जो है यह हिमालय करती है। तो उच्चावत जो लक्षण है वह जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है। भारत में बहुत सारे पर्वतीय इलाका है, चाहे वह भारत के पश्चिमी तट में हो या वह पूर्वी तट में हो एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर एवं पश्चिमी तट एवं पूर्वी जो तटीय इलाकों में बहुत सारे पर्वत होने के कारण एवं उच्चावत जो आकृति होने के कारण भारत की जो जलवायु मौसम जो है प्रभावित होती है। अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्र है वह मानसूनी जलवायु को रोक करके जो है देश में वर्षा कराने का काम करती है। ठंडी क्षेत्र होने के कारण, पर्वतीय भूभाग ठंडे होने के कारण जो है पर्यटक एवं रोजगार के दृष्टिकोण से भी जो है बढ़ावा देती है। चाहे हम दार्जिलिंग की बात करें, मंसूरी, नैनीताल की बात करें, कोडाईकनाल, उटकमंडलम की अगर बात करें तो यह सारे जो है हिल स्टेशन है, पर्वतीय जो है, जो हमारे पर्यटक एवं रोजगार को बढ़ावा देने का भी जो है काम करती है। वहीं जो है देश में कृषि तंत्र को, आर्थिक क्रियाकलाप को, सांस्कृतिक क्रियाकलाप को, सामाजिक समरसता अर्थात भारत की एकता को जो है अक्षुण्ण बनाए रखने में, भारत की एकता को जो है बढ़ाने में जो है यह उच्चावत लक्षण का जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से जो जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे कारक हैं, उन तमाम कारकों को 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जो है जानकारी दी जा चुकी है। आज के जो है वीडियो में इतना ही जो है जानकारी दी जाएगी। शेष जो वायुदाब एवं प्रमाण पत्र का है वह अगले वीडियो के माध्यम से जो है आप तक पहुंचाने का जो है प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।